सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अलग अलग क्वांटिटीज के यूनिट्स और उनके अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्जन, ये सब हमने देखा था। लीटर टू मीटर क्यूब, लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब, लीटर टू डीएम क्यूब, प्रेशर में एटीएम टू पास्कल, एटीएम टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, फिर मास में किलोग्राम, ग्राम, टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, वो सब हमने कवर किया था। एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस, नैनो, मिली, माइक्रो, किलो, सेंटी, ये सब हमने कवर किया था अच्छे से। इस लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 2 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लॉज इंपॉर्टेंट है। कितने? 6 लॉज। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आखिर तक तो अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे एकदम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या समझ में आता है इससे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व करना है क्या? मास मतलब मास सेम रहने वाला है। ठीक है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आप अगर किसी भी रिएक्शन में देखेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिएक्शन, हम एक जनरल रिएक्शन देखेंगे, A प्लस बी गिव सी। ठीक है, A प्लस बी, A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं C। ठीक है, A का मास मुझे दिया है x ग्राम, B का मास दिया है y ग्राम, तो C कितना होना चाहिए? x प्लस y ग्राम। ठीक है, रिएक्टेंट, पूरा रिएक्टेंट मास कितना था? x प्लस y। प्रोडक्ट का मास कितना हुआ है? x प्लस y। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के ही इक्वल होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, मतलब H2 और हाफ O2 H2O बना रहे हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है? उसे हम बैलेंस्ड करें। ठीक है, वो बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। ठीक है, अब मुझे इधर H2 2 ग्राम दिया है, O2 16 ग्राम दिया है, तो वाटर H2O मॉलिक्यूल मुझे 16 प्लस 2 कितना? 18 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन 2 ग्राम था, तो वाटर मुझे 18 ग्राम ही मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है किसके हिसाब से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, कार्बन मुझे दिया है 12 ग्राम, ऑक्सीजन दिया है 32 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 44 ग्राम। ठीक है, 12 प्लस 32 44 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, तभी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आया समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब अगली क्वांटिटी की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वांटिटी को भी रफ कर लेंगे, इस लॉ को भी रफ कर देंगे, क्योंकि ये हमें पूरा पता चल गया है। ठीक है, अब आया हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ये बोलता है भैया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कुछ तो भी डिफाइंड है, कुछ तो भी कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है, कुछ तो भी प्रोपोर्शन सेम रहने वाला है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज, मैं एग्जांपल देता हूं, वाटर। ठीक है, वाटर वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल, चाहे मैं सी वाटर से लूं, टैप वाटर से लूं, लेक वाटर से लूं या डैम वाटर से लूं, ठीक है, इस सभी H2O के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है 1:8,
वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। ये H2O मॉलिक्यूल सी वाटर का है और ये H2O मॉलिक्यूल टैप वाटर का है, ठीक है। ये H2O मॉलिक्यूल टैप वाटर का और ये H2O मॉलिक्यूल सी वाटर का है, तब भी इनमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 1:8 रहेगा। क्या हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 रहेगा, इसमें भी 1:8 ही रहेगा, ठीक है। आया समझ में? यही दिखाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की आप कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सोर्स से एक सेम मॉलिक्यूल अगर हम ले तो उनका मास प्रोपोर्शन, उनके एटम्स का आपस में मास प्रोपोर्शन हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम आया है, किससे? टैप वाटर और सी वाटर दोनों में, ठीक है। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बहुत इजी है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आया समझ में? वैसे ही ये लॉ रफ कर देंगे, ये भी बैठ गया भाई दिमाग में। अभी भी अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो पीछे जाइए वीडियो में, ठीक है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो स्पीड को कम कीजिए यूट्यूब से, मेरी स्पीड यही रहेगी जोश के साथ, ठीक है। अगली क्वांटिटी कौन सी है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब थोड़ा फोकस दो, दिमाग पे जोर देना, ठीक है। अब हल्के में मत लेना, इन दो क्वांटिटीज में थोड़ा दिमाग पे जोर देना, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल बहुत सारे प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ओके, अच्छे से समझते हैं क्या है। मैं आपको दो आइटम देता हूं H और O, ठीक है। H और O, ये H और O दो तरीके से रिएक्ट होते हैं, H2O H2O2, ठीक है। आया समझ में? ये H2O ये H2O2, इसे बोलते हैं वाटर, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इनमें सेम क्या है? हाइड्रोजन का मास दोनों साइड में सेम है, ठीक है। जो सेम है उसे रहने दो, जो डिफरेंट है उसे पकड़ो। डिफरेंट कौन सा है? ऑक्सीजन का मास। ये ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। ये ऑक्सीजन का एक ही एटम है और यह ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। ये ऑक्सीजन के दो एटम है, ठीक है। मतलब इनका मास रेशियो लो 32:16, दैट इज 2:1, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला है कि अगर कोई एटम दो तरीके से जुड़ता है, सेम मास को अगर हम छोड़ दे जो वैरी नहीं हो रहा है, डिफरेंट मासेस को अगर हम पकड़े तो उनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो एक इंटीजर रेशियो आना चाहिए, होल नंबर इंटीजर रेशियो, ठीक है। होल नंबर पता है 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये रेशियो आएगा, क्या आया? 2:1। अगर मैं आपको CO2 लेते हैं, ठीक है, CO, मुझे इस बार मॉलिक्यूल दिया दो, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन क्या बनाता है? CO2 और एक CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सेम कौन सा है? कार्बन। डिफरेंट कौन सा है? क्या करना है? डिफरेंट को पकड़ना है, उनके मास रेशियो निकालना है। तो इसका कितना हुआ? 32। इसका कितना हुआ? 16। 32:16, 2:1, ठीक है। कोई भी दो आइटम, यहां मैं ऑक्सीजन रिपीट लिया, पर आप कोई भी दो आइटम अगर दो कंपाउंड फॉर्मेशन करते तो उनका सेम मास को अगर हम छोड़े, जो वैरी हो रहा है जो एटम का मास, उनका मास रेशियो हमेशा इंटीजर में ही आएगा, होल नंबर इंटीजर, ठीक है। माइनस नहीं आता है कभी, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। आया समझ में? बस यही है, सिंपल सा एक छोटू सा लॉ है, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ठीक है। इसे भी हम रफ कर देंगे। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जेई में तो नहीं पूछा गया पर नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जा सकता है जेई मेंस में भी।
मेंस का पेपर लेवल देखते हुए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पेपर में एनटीए डाल सकता है, ठीक है। तो हल्के में मत लेना, छोटा सा लेक्चर है, अच्छे से सीख लो, खत्म कर दो, ठीक है, और जेई फोड़ दो, ठीक है। अगला लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब भाई ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है ना, दिमाग लगाओ। पहले लंबी सांस लो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें ना दो रेशो का रेशो लिया जाता है, समझे, आराम से समझिए, ठीक है। मैंने ना दो एटम, फिर से आपको दो एटम दिए, नहीं इस बार तीन दिए, ठीक है। एक कार्बन दिया, एक सल्फर दिया और एक ऑक्सीजन दिया, ठीक है। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। मैंने बोला कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, मैं बोला ठीक है कर दूंगा, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या करो, फिर से वही कहानी, सेम मास को छोड़ो, डिफरेंट मास है, उनको पकड़ो, उनके मासेस के रेशियो निकालो। कार्बन का मास कितना है, कार्बन बोलेगा भाई मेरा 12 है, ठीक है। सल्फर बोलेगा मेरा 32 है, ठीक है। रेशियो कितना है 12:32, 3:8, ठीक है। आए समझे। अब कार्बन और सल्फर भी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। आया समझ में। इन कार्बन डाइसल्फाइड का कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फर का क्या मास रेशियो है। अब कार्बन बोलेगा मेरा 12 है मास, कार्बन का मास कितना है कार्बन डाइसल्फाइड में 12 है। सल्फर के दो एटम है इसलिए कितना हुआ 32 × 2 64। सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया 3:16 आया समझ में। अब इन दो रेशियो का भी फिर से रेशियो लो, 3:16 का रेशियो 3:8 के साथ लो, ठीक है। सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है, बस खत्म। क्या आया, ये भी होल इंटीजर रेशियो ही आना चाहिए, क्या आया 1:2, ठीक है। ये भी होल इंटीजर रेशियो ही आना चाहिए, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल लूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगला अभी भी अगर किसको डिफिकल्टी अच्छे से समझेंगे, अगला एग्जांपल। अब मैंने आपको दो एटम दिए, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, आपको तीसरा एटम दिया इस बार कार्बन, ठीक है। मैं बोला भैया C और H को रिएक्ट करो, C और H को रिएक्ट किया, क्या बना CH4, और C को रिएक्ट किया, ऑक्सीजन और कार्बन को रिएक्ट किया, क्या बना CO2। सेम मास वाले को छोड़ो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ो, ठीक है। सेम मास नहीं, सेम एटम को छोड़ दो जो सेम एटॉमिसिटी से आया है। देखो एटॉमिसिटी मतलब क्या, एटॉमिसिटी, अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या कॉमन सॉल्ट, ठीक है, इसमें एटॉमिसिटी कितनी है 2, क्यों, तो इसमें एटम 2 है, ठीक है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। CO2, इसमें एटम्स कितने हैं C1, ऑक्सीजन 2, 3, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैं कार्बन की एटॉमिसिटी जानना चाहता हूं, तो वो कितनी है 1, ठीक है। कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, पर CO2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 3 है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, मैं आपको बोलूं Fe2O3 में आयन की कितनी ये एटॉमिसिटी, आयन की एटॉमिसिटी है 2, टोटल Fe2O3 की एटॉमिसिटी कितनी है 5, ठीक है। आया समझ में, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 5 है, पर Fe की एटॉमिसिटी 2 है। आया समझ में,
ठीक, ये एटॉमिसिटी एक बेसिक कंसेप्ट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन में अक्सर वो ट्रिकी बनाने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैंने हाइड्रोजन को कार्बन से रिएक्ट किया, बनाया CH4, ऑक्सीजन को कार्बन से रिएक्ट किया, बनाया CO2। दोनों साइड में C के सेम मास है, कार्बन सेम मास में प्रेजेंट है। कार्बन को छोड़ देंगे, पकड़ेंगे किसको, जो चेंज हो गया। हाइड्रोजन का 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 है, 32 है भैया। तो ये कितना आया, 1:8। अब मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट करते तो बनाते वाटर। क्या बनाते हैं, H2O। अब मैं बोलूंगा H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है, ये पता करो। तो ये है भैया 2:16, कितना, 1:8। अब इन दो रेशियो का भी फिर से रेशियो दो। क्या आया, होल इंटीजर रेशियो आया कि नहीं, क्या आया, 1:1। यही तो चाहिए था, यही तो बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आया, सबको समझ आया। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो से पीछे जाओ, अच्छे से देखो। मैंने 2 एग्जांपल बहुत सही तरीके से आपको समझाए, ठीक है। हम तो आगे बढ़ेंगे अगले लॉ की तरफ, गे-लुसैक्स लॉ। इजी है थोड़ा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ठीक है भैया, अब हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी प्रोपोर्शन आ चुका है, इसलिए रफ कर देंगे। ठीक है, कर दो भैया, फिर रफ कर दो सर जी, ओ सर जी रफ कर दो, ठीक है। अब अगला लॉ क्या है, गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। ऑनरेबल गे-लुसैक्स सर ने क्या बोला है कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट, तो उसका वॉल्यूम भी कंजर्व होगा उसी तरह से जिस तरह मास कंजर्व हुआ था। मतलब इस बार जब क्या था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट, अब क्या होगा, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको दूं A प्लस B गिव्स C, मैं बोलूं A का मुझे 1 वॉल्यूम दिया है, B का मुझे 2 वॉल्यूम दिया है, C कितना बनेगा, 3 वॉल्यूम। मैं बोलूं A का 1 वॉल्यूम दिया है, B का 1 वॉल्यूम दिया है, C कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके बनाता है 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब मैं बोलूं हाइड्रोजन H2 मुझे 20 ml दिया है, Cl2 मुझे 20 ml दिया है, HCl कितना मिलेगा, 40 ml, ठीक है। हाइड्रोजन मुझे X दिया है, X वॉल्यूम, क्लोरीन मुझे Y वॉल्यूम, HCl कितना होगा, एक मिनट, ये दोनों के वॉल्यूम सेम ही चाहिए, एक मिनट, हम अच्छे से सीखेंगे क्यों सेम चाहिए, स्टोइकियोमेट्री में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि स्टोइकियोमेट्री दोनों का 1 है, इसलिए सेम वॉल्यूम भी चाहिए, सेम मोल्स भी चाहिए, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चाहिए। क्यों चाहिए वो अगले लेक्चर में आपको आराम से पढ़ना, अभी के लिए स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। ये क्या आया, x वॉल्यूम, ये क्या x, तो ये कितना होगा, x प्लस x, दैट इज 2x वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोला उसने कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल चाहिए। तो कभी भी अगर मुझे H2 20 ml दिया है, Cl2 20 ml दिया है, मैं बना रहा हूं HCl, तो कितना होगा, 40 ml। आया समझे, आया, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही होना चाहिए, गे-लुसैक्स सर ने ये बोल दिया है, होगा तो सही, ठीक है। कर दूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ओके। ओके भैया, लास्ट बचा है, ठीक है। बस अब घर को ही जाना है, घर पे ही जाना है, घर पे ही जाना है, लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है, वो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस,
ठीक है, ऊपर लिखेंगे भैया को, नाराज हो जाएंगे नहीं तो सर हमसे। ठीक है, क्या है, एवोगैड्रो, बोल्ड अक्षर में लिख दे रहे, बोल्ड अक्षर में। ओके, सर ने इतना अच्छा दिमाग लगाया तो थोड़ा सा तो कर सकते हैं ना हम उनके लिए। ठीक है, क्या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लास्ट लॉ है, अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्या बोला है, क्या बोला है, एवोगैड्रो कांस्टेंट सुना है आपने, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना है, एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। Now Avogadro constant is equals to number of particles in one mole। अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, अभी के लिए इसे भूल जाओ। इस पे कॉन्सेप्ट क्या है भैया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो सर ने ये बोला, अगर मैं आपको दो कंटेनर दूं, नहीं आप मुझे दो, ठीक है, आपको नहीं पता ना अभी, आप मुझे दो, अगर आप मुझे दो कंटेनर दो, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ए में है गैस ए, ठीक है, ये ऐसा भरा हुआ है, ठीक है, बी में है गैस बी, ऐसा भरा हुआ है, ए में है गैस ए, बी में है गैस बी, दो कंटेनर मुझे दिए, मैं बोलूं, नहीं आप मुझे बोलो कि सर दोनों का प्रेशर है ना सेम है, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, और ये दोनों के वॉल्यूम हमने आपको इक्वल दिए हुए, ठीक है, क्या हुआ, आप मेरे पास आए, आपने मुझे दो कंटेनर दिए, एक कंटेनर का नाम था ए, दूसरे कंटेनर का नाम था बी, ए में था गैस ए, बी में था गैस बी। अब आपने मुझे बोला सर गैस ए में प्रेशर पी है, गैस बी का प्रेशर भी पी है, गैस ए का प्रेशर टी है, गैस बी का टेम्परेचर भी टी है, और वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। आपने बोला सर कितने पार्टिकल्स है दोनों में, तो मैं बोलूंगा कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस बी। क्यों, तो दोनों के वॉल्यूम भी इक्वल दिए हुए हैं। ये दोनों तो नेसेसरी कंडीशन होती है, पर आपने दोनों के वॉल्यूम भी इक्वल दिए, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस बी, ठीक है। अब आपने बोला सर एक तीसरा कंटेनर भी है जो थोड़ा शरारती है, ठीक है, जो थोड़ा शरारती है, तीसरे कंटेनर का नाम है गैस सी, उसमें है गैस सी, उसका प्रेशर भी P है, टेम्परेचर T है, पर वॉल्यूम V/2 है। ओके, वॉल्यूम V/2 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ हो गए, इसके और इसके, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस C must be equal to half the number of particles of gas A, ठीक है। यहां फिर से लिख देता हूं मैं, अगर गैस C का वॉल्यूम V/2 है तो उसके पार्टिकल गैस A और गैस B के हाफ होने चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस C must be half of the number of particles of gas A, ठीक है, बस इतना सिंपल है वॉल्यूम, पर कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम ही होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं और एक कंटेनर मेरे पास है, ठीक है, वो कंटेनर का नाम है डी, और वो इतना शरारती है कि उसका वॉल्यूम V/4 है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम V/4 है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस सी के भी हाफ हो गए, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो इससे
हाफ है, v/4 है, इसका v/2 था, इसका v/4 है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स d के c से हाफ हो गए। ठीक है, आया समझ में? अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाइए, आराम से अच्छे से स्पीड कम करके देखिए और जोश के साथ देखिए। ठीक है, आज में ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो भैया लॉस तो खत्म हो गए। ठीक है, इतना ही था लॉस में। अच्छे से वीडियो देखो, नोट्स बना। ठीक है, और अगर मेरा काम पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और होल कांसेप्ट को अच्छे से स्टडी करो। जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस सबको क्रैक करो। आईआईटी, एनआईटी, एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाओ। ठीक है, बाय बाय।